हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की इससे पहले वीडियोस में हमने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बहुत कुछ जाना है कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, ट्रांसक्रिप्शन के रिस्पॉन्सिबल रिक्वायरमेंट क्या है, ट्रांसक्रिप्शन होने के साइट क्या है, कि यह किस फेज में होता है, G1 में होता है, G2 में होता है, किस में होता है, सब हमने देख लिए हैं। उनके यूनिट्स भी देख लिए, रिस्पॉन्सिबल जीन भी देख लिए। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक। जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनमें ट्रांसक्रिप्शन कैसे होते हैं, इसके बारे में आज अपने को जानना है। तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, तो ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए के निर्माण को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं जनरली भाषा में। और जब आरएनए का निर्माण होता है तो वही आरएनए क्या करता है, ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन का निर्माण करता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो ट्रांसक्रिप्शन होती है, हमको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस तो प्रेजेंट नहीं होता, तो कहाँ पे होगा, ये साइटोप्लाज्म में होगा। और साइटोप्लाज्म में होने के कारण ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता जितना यूकैरियोटिक में कॉम्प्लिकेटेड हमको देखने को मिलता है। तो प्रोकैरियोटिक में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो केवल एक एंजाइम के ऊपर डिपेंड रहता है। वो भी कौन सा एंजाइम है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, या उसी को बोलते हैं शॉर्ट भाषा में हम लोग आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो प्रोकैरियोटिक में जो आरएनए का निर्माण होगा वो डबल स्ट्रैंड डीएनए से किसकी सहायता से होगा, इनिशिएशन की सहायता से, फिर इलॉन्गेशन करेगा, इलॉन्गेशन की सहायता से, और टर्मिनेशन की सहायता से वो कंप्लीट आरएनए का निर्माण करेगा। तो प्रोकैरियोटिक में 3 स्टेप आते हैं, पहला इनिशिएशन, दूसरा इलॉन्गेशन, तीसरा टर्मिनेशन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनिशिएशन। तो किसी भी डीएनए से प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आरएनए निर्माण के लिए इनिशिएशन में क्या रिक्वायरमेंट होती है, एक फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। उस फैक्टर का नाम क्या है, उस फैक्टर का नाम है सिग्मा फैक्टर। क्या फैक्टर, सिग्मा फैक्टर, जो कि कहाँ पे बाइंड होता है, जो कि आरएनए पॉलीमरेज की सहायता से प्रमोटर साइट पे बाइंड होता है और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को शुरू करता है। और जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस शुरू हो जाती है तो इसमें न्यूक्लियोसाइडेज ट्राइफॉस्फेट नामक फैक्टर आते हैं या सबस्ट्रेट आते हैं, जो उसको एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे और सबस्ट्रेट की तरह कार्य भी करेंगे। फिर आता है इलॉन्गेशन। अब ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें हमने देखा कि इसमें जो फैक्टर है सिग्मा फैक्टर वो आ चुके हैं आरएनए पॉलीमरेज की सहायता से। अब यही आरएनए पॉलीमरेज क्या करेंगे, इलॉन्गेट करेंगे, किसको, डबल स्ट्रैंड डीएनए को बढ़ाएंगे, इलॉन्गेट करेंगे, और यहाँ पे जो सिग्मा फैक्टर रहेगा उस पर लॉस कर देंगे, उसको हटा देंगे। तो आइए देखते हैं आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम। कोर एंजाइम का मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि कोर एंजाइम होता क्या है। कोर एंजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जिसमें जो फुल्ली कंप्लीट एंजाइम था उसमें सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट था, लेकिन जो कोर एंजाइम होते हैं उसमें केवल अल्फा बीटा डैश और ओमेगा ही पाए जाते हैं, उसमें सिग्मा फैक्टर नहीं पाया जाता, इसलिए इसको बोलते हैं कोर एंजाइम। तो क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी एंड मैग्नीशियम 2+ आयन कैन कैटेलाइज द प्रोसेस ऑफ इलॉन्गेशन। मतलब इसमें को फैक्टर के रूप में Mg2+ हैं और साथ ही साथ जो क्या कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको, इलॉन्गेशन करने को, आरएनए पॉलीमरेज को। दूसरा पॉइंट बोलता है फॉर्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बबल एंड 5' to 3' डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसमें क्या हो रहा है, जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस द्वारा आरएनए का निर्माण हो रहा है, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको आरएनए, इसका निर्माण हो रहा है, तो किस डायरेक्शन में हो रहा है, 5' to 3' डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 5' to 3' डायरेक्शन में जब आरएनए का निर्माण हो रहा है तो यहाँ पे एक बबल फॉर्म हो रहा है। एक बबल आपको दिख रहा होगा, इतना बड़ा बबल, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बबल। तो आपको यदि क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांसक्रिप्शन बबल कौन से स्टेज में होती है, तो इलॉन्गेशन स्टेज में होती है। और इसी में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, जैसे ही इनिशिएशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है उसके बाद सिग्मा फैक्टर को लॉस कर देता है। तो इलॉन्गेशन में बेसिकली आपको याद रखना है, इसमें क्या होता है, mRNA का निर्माण होना शुरू हो जाता है और इसमें बबल्स का निर्माण होता है। देन हम लास्ट स्टेज देखते हैं टर्मिनेशन स्टेज। नाम से स्पष्ट है, टर्मिनेट होना मतलब एंडिंग होना। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो बबल्स बने थे वो बबल्स अब हट जाते हैं और यहाँ पे एक विशेष फैक्टर आता है, स्पेसिफिक फैक्टर, जिसको बोलते हैं रो फैक्टर। जो कौन लाता है, यही आरएनए पॉलीमरेज के साथ ये रो फैक्टर जुड़ जाता है। और जैसे ही रो फैक्टर जुड़ता है तो जो आरएनए बन रहा था उसका वो जो पीस होता है वो अलग हो जाता है। मतलब एक आरएनए बनकर अलग हो जाता है डीएनए के सेगमेंट से। तो आरएनए बनकर अलग हो गया मतलब उसका टर्मिनेशन हो गया। तो कौन का यह टर्मिनेशन, रो फैक्टर। याद रखिएगा कौन करता है, रो फैक्टर। और व्हेन आरएनए पॉलीमरेज रीच द टर्मिनेटर साइट इट सेपरेट फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट्स। अब इस आरएनए पॉलीमरेज जब ही टर्मिनेटर पर पहुंचता है, अब टर्मिनेटर पहुंचता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक विशेष प्रकार का बाइंडिंग साइट पाया जाता है या जीसी
जो ग्वानिसिन और साइटोसिन का अधिक अमाउंट में क्या पाया जाता है, पेयरिंग पाया जाता है। और जब वो टर्मिनेटर पर पहुंचता है टर्मिनेशन पे, तो वो टर्मिनेशन के साथ साथ रो फैक्टर को जोड़ता है, और जैसे ही रो फैक्टर जुड़ता है तो क्या होता है, जो mRNA था या जो RNA था वो अलग हो जाता है, वहाँ से टूट जाता है, और इस प्रकार एक RNA स्ट्रैंड का निर्माण हो जाता है। एट टर्मिनेटर साइट ऑन DNA नाइट्रोजन बेस आर प्रेजेंट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब यहाँ पे क्या आया है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मतलब मान ले जाए ऐसा सीक्वेंस जिसमें हम लोग किधरी भी जाएं, मान ले जाए यहाँ पे क्या है, एडेनिन है, यहाँ पे यूरेसिल है, यहाँ पे ग्वानिन है, यहाँ पे साइटोसिन है, तो सेम टाइप से इधर भी वही होगा, AUGC। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें आगे की तरफ भी सीक्वेंस जाए और उसी के जस्ट अपोजिट इधर भी आए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कोतरा, कोतरा कोतरा बोलते हैं, तो कोतरा को हम लोग रात को भी बोल सकते हैं, इधर भी लिखेंगे तो सेम वही आएगा, रात को। तो रा के साथ को जुड़ गया, ता के साथ ता जुड़ गया, रा के साथ को जुड़ गया, तो कोतरा हो गया। कोतरा बोलते हैं ना जनरली, तो वही है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जिसमें दाएं से बाएं जाएं और बाएं से दाएं आएँ, तो दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस समान हो, एक ही जैसे लगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, जैसे कि बोलते हैं हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक, और इसमें क्या होता है, रो फैक्टर रिकॉग्नाइज द टर्मिनेशन साइट, और यहीं पे रो फैक्टर जो होता है वो टर्मिनेशन साइट को रिकॉग्नाइज करता है। तो इस प्रकार जब एक डबल स्ट्रैंड DNA से रो फैक्टर आके जुड़ता है, तो वहाँ पे एक RNA का सीक्वेंस हमको प्राप्त होता है, जो कि एक RNA होता है। भले ही अभी मैं नहीं बोल रहा कि मैच्योर RNA या हेट्रोजेनस RNA है, बट प्रोकैरियोटिक में डायरेक्ट मैच्योर RNA नहीं बनता है। ठीक, तो इस प्रकार प्रोकैरियोटिक सेल में हमने एक डबल स्ट्रैंड DNA से इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन की प्रोसेस द्वारा क्या देखा, अलग अलग स्टेज में हमने देखा कि किस प्रकार से DNA से RNA का निर्माण हो रहा है, और यही RNA आगे चलकर फिर प्रोटीन का निर्माण करेगा। तो ये था प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होने वाली अनुलेखन की प्रक्रिया। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।